आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिगो सीरीज़ की दूसरी कहानी द टू मैजिशियंस। तो सुनते हैं ये इंटरेस्टिंग सी कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब 11 ट्रंक्स यानी बक्सों में सामान भर के ट्रेन में रखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैजिशियन जिसका नाम सुरापति मंडल है वह लखनऊ आ रहा है अपने जादू का शो दिखाने। उसका असिस्टेंट उसके साथ है। जो कैरियर जिसमें लगेज रहता है उसमें ये सारे ट्रंक्स रखा रहा है। उसमें वो सारी मशीन्स हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो ये सुरापति यूज़ करते हैं अपना मैजिक शो दिखाने के लिए। ट्रेन में कई फैंस मिल गए हैं सुरापति के, जो उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं आकर। और उन्होंने पूरा कंपार्टमेंट जो था वो अपने लिए रिज़र्व करा रखा है, AC2 का कंपार्टमेंट, कि कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करे। रात की इनकी जर्नी है, सुबह ये लखनऊ पहुंच जाएंगे। बाहर ट्रेन के बाहर जब ये देख रहे हैं चहल पहल भीड़ भाड़, तो अचानक ये बहुत पहले चले जाते हैं याद में अपनी, जब ये कुछ 7-8 साल के थे। उस हलचल में वो खो जाते हैं और उन्हें एक बहुत बूढ़ी सी एक औरत याद आती है। जब ये छोटे थे, जब ये अपने स्कूल से लौट रहे थे, तो ये देखते हैं कि एक बहुत गरीब सी बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी है और उसके हाथों में गजब की कला है। जादू दिखाने की जो हाथों की सफाई होती है वो गजब की है उसमें। उसकी उम्र कितनी होगी वो बता नहीं पाते, शायद वो 60 साल की हो या हो सकता है वो 90 साल की हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है, लेकिन उसके हाथों में कंपन नहीं है। गजब सफाई से वो ताश के पत्तों से जादू दिखा रही है और लोग ताली बजा रहे हैं। लेकिन तब भी बेचारी वो गरीब बूढ़ी औरत शायद ही 2 वक्त की रोटी भी कमा पाती थी अपना जादू दिखा के। उसका जादू दिखा के पहली बार सुरापति के मन में भी जादूगर बनने का शौक होता है, और रात में सोते सोते भी उसको यही लगता था कि काश वो भी एक जादूगर बन जाए। जब सुरापति 16 वर्ष के होते हैं तो वे कलकत्ता चले जाते हैं अपने चाचा के पास आगे की पढ़ाई करने। लेकिन पढ़ाई की किताबों के साथ उनके पास जादू सीखने की किताबें भी थीं, और वह घंटों आईने के आगे खड़े होकर जादू सीखा करते। फिर ये ट्रिक्स वो अपने दोस्तों को दिखाते, बर्थडे पार्टीज़ में, सरस्वती पूजा पे, और लोगों से खूब वाहवाही लूटते। एक बार वो एक शादी में गए थे, तब उनकी पहली बार मुलाकात हुई अपने गुरु से, जो कि एक बहुत मंझे हुए जादूगर थे, त्रिपुरा बाबू। वो लगभग उस समय 50 साल के थे और शादी में वो एक गद्दे पर बैठे थे। कई लोग उनको घेरे हुए थे और वो जादू की ऐसी ऐसी कला दिखा रहे थे जिसको देख के आंखों पे विश्वास ना हो। उन्होंने एक अंगूठी पहन रखी थी जो माणिक की अंगूठी थी, और जैसे वह जो कुछ कहते वह अंगूठी बिल्कुल उनके काबू में थी। वह सिक्के को 3 फीट दूर से अंगूठी के सहारे अपने पास खींच लेते। माचिस की तीलियां ज़मीन पे गिर जाती तो उनके एक इशारे से सारी माचिस की तीलियां वापस डिब्बी में भर जाती। लोग खूब वाहवाही करते, खूब ताली बजाते। सुरापति जब उनको देखते हैं तो उनके एकदम कायल हो जाते हैं। उन्हें लगता है किसी भी हाल में वो उनको अपना गुरु बनाएंगे और उनसे ये विद्या ज़रूर सीखेंगे। सुरापति त्रिपुरा बाबू से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। त्रिपुरा बाबू के हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। फाइनेंशियली वो बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि उन्हें बस 1 या 2 शादी में ही निमंत्रण मिलता है, और वो एक शो दिखाने के 50 रुपये लिया करते थे। तो बहुत मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। सुरापति जब बताते हैं उनको कि उनका शिष्य बनना चाहते हैं, तो त्रिपुरा बाबू कहते हैं कि ये बहुत ही एक धीमा प्रोसेस है, जल्दीबाजी से तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जो ट्रिक्स वो करते हैं उसको सीखने के लिए बहुत अच्छा कंसंट्रेशन पावर चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। और त्रिपुरा बाबू कहते हैं कि आजकल के जो लड़के हैं उनमें इतना ज़्यादा विल पावर नहीं है, वो चाहते हैं कि झटपट हरकत सीख लें। तब भी सुरापति उनके शिष्य बनते हैं और 6 महीने तक उनसे ये कला सीखते रहते हैं। जब ये 6 महीने तक कला सीख लेते हैं त्रिपुरा बाबू से, तब एक दिन ये कॉलेज से लौट रहे थे। तब उन्हें रास्ते में खूब रंग बिरंगे पोस्टर्स लगे दिखाई देते हैं। शिफेलो नाम का एक बहुत मशहूर इटालियन मैजिशियन कलकत्ते शहर में आया है। साथ ही उसके एक साथी कलाकार भी हैं जिनका नाम है मैडम पैलर्मो। वो भी एक जादूगर दिखाती हैं शोज़ अपना, और ये दोनों बहुत नामी हैं। आगे का टिकट 1 रुपये का था, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली था। तो ये सुरापति जो थे वो 1 रुपये का टिकट लेके शिफेलो का वो जादू का शो देखने जाते हैं।
ऐसे जादू के शो के बारे में उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। पूरा का पूरा आदमी आंखों के सामने धुएं में गायब हो जाता था। लड़की को लकड़ी के बक्से में रखा जाता, फिर वो बक्सा बीचों बीच से काट दिया जाता और लड़की जो थी वो हंसती मुस्कुराती डिब्बे से पूरी साबुत बाहर आ जाती। ताली बजा बजा के सुरापति के हाथ लाल हो जाते हैं। वो ऐसा ही तो जादूगर बनना चाहते थे। शिफैलो ने चमकदार काली पोशाक पहनी थी और जैसे वो बात तो करनों में भी जादूगर था। वो जादू दिखाता, साथ में ऐसी बातें करता कि समा बन जाता। वह एक टोपी निकालता जिसमें से वह ढेरों खरगोश निकालता, कभी कबूतर निकाल के उड़ाता, चॉकलेट्स निकालता, वो ऑडियंस में फेंक देता। उसकी आवाज़ में एक जादू था जैसे उसके हाथों में था। और उनकी जो साथी कलाकार थीं जिनका नाम मैडम पेलर्मो था, वो उनके विपरीत बिल्कुल शांत थीं। वो जब जादू दिखाती तो बिल्कुल चुप रहती। लेकिन उनके जादू को देख के समझ में आया सुरापति को कि जादू करने के लिए सिर्फ हाथ की सफाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मैडम पेलर्मो थी वो बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करती थीं जादू दिखाने के लिए। पर्दे के पीछे ये सारी मशीन्स रहती थीं, लोग उस पर काम करते थे और सबके सामने ये सिर्फ जादू दिखाती थीं। वो बड़ी बड़ी मशीन्स काफ़ी महंगी भी थीं और उससे जादू करना काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता था और बहुत पैसे भी कमाए जा सकते थे इस तरह से। सुरापति यही सब सोच रहा था कि अचानक से कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है ट्रेन का और वो यथार्थ में आ जाता है। देखता है सामने से उसके गुरु त्रिपुरा बाबू चले आ रहे हैं और उसके सामने सीट पर बैठ जाते हैं। त्रिपुरा बाबू से लगभग वह 12 वर्षों के बाद मिल रहा था। उनको देख के वह बिल्कुल चौंक जाता है कि अचानक से ट्रेन में त्रिपुरा बाबू कैसे आ गए। त्रिपुरा बाबू ट्रेन में आके अपनी गठरी को एक तरफ रखते हैं और चुपचाप बेंच पे बैठ जाते हैं और बड़े ध्यान से सुरापति को देखने लगते हैं। सुरापति उनसे कहता है कि बीए के एग्ज़ाम देने के बाद वह उनसे मिलने आया था, लेकिन मकान मालिक ने बताया कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। त्रिपुरा बाबू यह सुन के हंसने लगते हैं, कहते हैं काश ऐसा हो गया होता तो सारे सांसारिक झंझटों से वो छुट्टी पा गए होते। सुरापति कहता है कि एक दिन पहले ही तो उनके बारे में सोच रहा था और आज ही उनसे मुलाकात भी हो गई। त्रिपुरा बाबू फिर से हंसने लगते हैं, कहते हैं कि अच्छा, तुम आज भी मेरे बारे में सोचते हो? मुझे तो लगा नहीं था कि तुम मेरे बारे में सोचते भी होगे। सुरापति कहता है कि क्यों, आप तो मेरे गुरु हैं। आप ही ने सबसे पहले मुझे मैजिक ट्रिक सिखाई थी और अब मैं इतना काबिल हो चुका हूँ कि पहली बार बंगाल के बाहर जाके मैं अपना मैजिक शो कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज मैं एक प्रोफेशनल मैजिशियन बन चुका हूँ? त्रिपुरा बाबू कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। पिछले 12 वर्षों में तुमने क्या क्या किया, मुझे एक एक बात की खबर है। जब तुमने कलकत्ते में अपना विशाल मैजिक शो किया था तो सबसे पीछे सीट पे बैठ के मैंने भी देखा था। तालियों की गड़गड़ाहट से जब पूरा हॉल गूंज गया था तो मुझे तुम पे बहुत गर्व हुआ था, लेकिन बोल के त्रिपुरा बाबू चुप हो जाते हैं। लेकिन तुमने जो रास्ता चुना वो ठीक नहीं था। तुम धुएं में और शीशे से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। ये सच्चा जादू नहीं है, ये प्योर मैजिक नहीं है। तुम बेवकूफ़ बना के लोगों को पैसे कमा रहे हो। सुरापति याद करने लगता है कि उन 6 महीनों में त्रिपुरा बाबू से उसने कितनी ही मैजिक की ट्रिक सीखी, लेकिन जो मेन मैजिक की ट्रिक थी जो दिखाते थे त्रिपुरा बाबू, वो उन्होंने कभी भी सुरापति को नहीं सिखाई। वो हमेशा यही कहते रहे कि अभी तुम इतने परिपक्व नहीं हुए हो, अभी सही समय नहीं आया है, अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा। और इसी बीच में शिफैलो आ गया उनके जीवन में, सुरापति की, और फिर शिफैलो बन गया उनका गुरु। उससे विद्या सीख कर सुरापति ने खूब पैसे कमाए और खूब नाम कमाया। त्रिपुरा बाबू जब सुरापति से बातें कर रहे थे तब सुरापति उनको बहुत ध्यान से देखता है। त्रिपुरा बाबू के सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, आंखें बिल्कुल धंस चुकी हैं। उनकी आंखें एकदम निस्तेज हो चुकी हैं, लेकिन उस निस्तेज आंखों से भी ऐसा लग रहा है कि वो सुरापति को बहुत घूर के देख रहे हैं। तभी त्रिपुरा बाबू बोलते हैं, सुरापति, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आज के ज़माने में चमक धमक भी तो ज़रूरी है, समय बदल चुका है। ऐसे जादू करने से फ़ायदा ही क्या जो 2 वक्त की रोटी भी न दे सके। पर तुमने कई तरह के जादू ऐसे थे जो मुझसे नहीं सीखे। तुम दूसरे के दिमाग पर काबू करना सीख सकते थे,
वो आदमी क्या सोच रहा है, क्या करेगा, तुम ये बता सकते थे। तुम उसको हिप्नोटाइज़ करना सीख सकते थे, उसके मन को कंट्रोल करना सीख सकते थे, लेकिन तुम बहुत जल्दीबाजी में थे और इन सब चीज़ों में वक्त लगता था। यही असली जादू है। तुम जो बड़ी बड़ी मशीनों से जादू करते हो, वो असली जादू नहीं, वो सिर्फ पैसे कमाने का एक ज़रिया है। फिर त्रिपुरा बाबू कहते हैं कि खैर, मैं तुमसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो इसको। मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़िंदगी में मैं भी बड़े मंच से जादू करूँ और खूब पैसे कमाऊँ। इसीलिए मेरी इल्तिजा है तुमसे कि तुम जो लखनऊ में शो करने जा रहे हो, उसमें जब तुम आधा शो कर लोगे, तब तुम अचानक ऐसे एक्टिंग करना, नाटक करना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, और फिर तुम स्टेज पे अनाउंस कर देना कि आगे का शो तुम्हारे गुरु यानी कि मैं त्रिपुरा बाबू दिखाएंगे, जिससे कि मैं अपनी कला लोगों को दिखा भी लूँगा और शो से जितने पैसे आएंगे उसके आधे पैसे भी मैं ले लूँगा। ये सुन के सुरापति चौंक जाता है। वह कहता है, नहीं नहीं, बंगाल के पहले बाहर मेरा पहला शो है। मैं इसी किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने दे सकता। ये कभी नहीं हो सकता। मैं तबीयत ख़राब का अगर नाटक करूँगा तो जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आगे मुझे दिल्ली जाना है, बनारस जाना है, आगरा जाना है, वो सारे शोज़ मेरे कैंसिल हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। त्रिपुरा बाबू अब गुस्से में आ जाते हैं। वह घूर के देखते हैं सुरापति को और कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जादू करने लायक नहीं छोड़ूंगा। और जब वो घूरते हैं तब सुरापति को ऐसा महसूस होता है कि उसकी सारी शक्ति बदन की जा चुकी है। उसके हाथ कांप रहे हैं और उस कांपते हुए हाथों से वह कभी भी जादू नहीं दिखा पाएगा। त्रिपुरा बाबू फिर तिरछी मुस्कान हंसते हैं और कहते हैं सुरापति से कि एक डील करते हैं। तुम मुझे अपना आधा शो दे देना करने के लिए लखनऊ में, और मैं तुम्हें वह मैजिक ट्रिक सिखा दूंगा जो मैं अंगूठी और सिक्के से करता था, जब मैं अंगूठी के इशारे पे उस सिक्के को 3 फीट दूर से खींच लेता था। सुरापति कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक त्रिपुरा बाबू अपने पॉकेट से वह अंगूठी निकालते हैं और जो इंडेक्स फिंगर होती है सुरापति की, उसमें उस अंगूठी को पहना देते हैं और उसे वह सिक्का देते हैं। तभी अचानक से कंपार्टमेंट का दरवाज़ा फिर से खुलता है और जो उनका असिस्टेंट था अनिल, वो आता है और पूछता है सुरापति से कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे। सुरापति को ऐसा लगता है कि वह किसी गहरी नींद से जागे हैं। वह तुरंत कहते हैं, और त्रिपुरा बाबू? लेकिन उस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था। अनिल यह बात सुन के चौंक जाता है। कहता, त्रिपुरा बाबू जो आपके गुरु हुआ करते थे, वो तो कई वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। सुरापति कहता है, हाँ, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे मिलने आए हैं। और तभी देखता है सुरापति कि उसके हाथ में, उसकी इंडेक्स यानी तर्जनी उंगली पर चमकती हुई वह माणिक की अंगूठी है। वह पॉकेट में हाथ डालता है तो उसमें वह सिक्का निकलता है जो त्रिपुरा बाबू ने उसे दिया था। खैर, लखनऊ में वह बड़ा जादू का शो होता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जाता है और फिर सुरापति वो करता है जो एक सच्चे विद्यार्थी को करना चाहिए था। वह अपने गुरु को सम्मान देता है। वह अंत में कहता है कि ये सबसे बड़ा आइटम है जो मैंने अंत के लिए बचा के रखा था। इसका सारा श्रेय मैं देता हूँ मेरे गुरु त्रिपुरा बाबू को। और फिर वो शानदार रूबी से और उस सिक्के से वह जादू दिखाता है, जिससे देख के सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। हर तरफ उसकी तारीफ़ के चर्चे होते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जाता है। ये थी सत्यजीत रे द्वारा लिखित एक बेहद ही शानदार कहानी, टू मैजिशियंस। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।